आज मंदिर की सीढ़ी पर अकेले बैठकर ना जाने क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी की हर पुरानी बातें याद आने लगी। यूँ तो मैं लगभग रोज़ ही सुबह मंदिर आता हूँ और 2-3 घंटे बैठकर वापस चला जाता हूँ, पर ना जाने क्यों आज मेरा घर जाने का मन नहीं हो रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। मंदिर भी आज लगभग खाली ही था। सीढ़ियों पर बैठकर ना जाने क्यों मैं पुराने दिनों को याद करने लगा। शायद जब मन उदास हो तो वो पुराने दिनों के बिताए अच्छे लम्हों को याद कर अपने मन को हल्का कर लेता हूँ। वैसे भी भरा पूरा परिवार होने के बाद भी किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं रहता है। ऐसा कोई नहीं जो 2 घड़ी मेरे पास बैठे और मैं उससे अपने दिल की बातें कह सकूँ। यूँ तो मेरा भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, पोता पोती हैं, पर सब अपने में व्यस्त हैं। मैं तो घर में होते हुए भी मानो उनके लिए ना होने के बराबर हूँ। हाँ, आते जाते एक बार मुझे देख लेते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इन पर बोझ बन गया हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मौत तो मेरे वश में नहीं है ना। पर क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा से ऐसी थी? नहीं, यादों के पन्ने जब भी पलटता हूँ तो मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मुझे पढ़ने को मिलती हैं। शायद उन यादों की खुशियाँ ही हैं जो मुझे इस अकेलेपन और तिरस्कार भरी ज़िंदगी को जीने का हौसला देती हैं। हालांकि मैंने कभी भी ऐसी ज़िंदगी की कल्पना नहीं की थी जिसमें मैं अपनों के साथ और उनके प्यार से वंचित रहूँगा। पर उम्र के इस पड़ाव पर जब मुझे अपनों के प्यार और देखभाल की ज़रूरत है, तब मेरा कोई अपना मेरे पास नहीं दिखता है। आज मेरी पत्नी सुमित्रा का जन्मदिन है, पर किसी को भी याद नहीं है। माना कि वो आज हमारे साथ नहीं है, पर क्या बच्चों को आज के दिन अपनी माँ को याद नहीं करना चाहिए था? कम से कम मेरे ही पास आकर मुझसे अपनी माँ की यादों को बांटते, मुझे कितनी खुशी होती। पर मैं भी ना जाने क्यों उन बच्चों से उम्मीद करता हूँ जिन्हें अपने जीवित पिता की ही परवाह नहीं है। वो भला अपनी माँ को क्या याद करेंगे? उसके जीते जी ही किसने उसकी परवाह की थी, जो अब उसके ना रहने पर उसको याद करेंगे? वैसे भी पिछले 6 सालों से वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, पर मेरा तो हर दिन उसकी यादों के सहारे ही गुजरता है। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये यादें ना होती तो ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल होता मेरे लिए। मैं अपनी सोच में खोया हुआ था कि तभी मंदिर के पुजारी जी ने आवाज़ देते हुए कहा कि अरे मिश्रा जी, आज आप घर नहीं गए, काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पंडित जी की आवाज़ सुनकर मैं सीढ़ी से उठते हुए बोला, नहीं पंडित जी, तबीयत तो ठीक है, पर आज ना जाने क्यों यहाँ बैठने में अच्छा लग रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए यहीं पर रुक गया। बस घर जाने की ही सोच रहा था। ये कहते हुए मैं वहाँ से उठ गया और ना चाहते हुए भी घर की ओर चल दिया। घर तो मंदिर से पास ही था, पर मेरा मन हो रहा था कि काश ये रास्ता इतना लंबा हो जाए कि मैं वहाँ तक पहुँच ही ना सकूँ, बल्कि यूँ ही चलते हुए इस उम्र का आखिरी सफ़र तय कर लूँ। पर मेरे चाहने से क्या होगा। दोपहर हो चुकी थी जब मैं घर पहुँचा। बहुएँ अपने कमरे में थी। मेरे घर देर से आने पर जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं था। ना ही किसी ने मुझसे पूछा कि आज मुझे देर क्यों हुई आने में, और ना ही खाने के लिए पूछा। सबका यही रवैया मुझे बहुत तकलीफ़ देता था, पर मैं ये कहूँ किससे, और दुखी मन से मैं अपने कमरे में चला गया। हालांकि मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। अपने ही घर में उपेक्षित होकर पिछले 6 सालों से रह रहा हूँ मैं। ना जाने क्यों अब इस नीरस और निराशा भरी ज़िंदगी से मुझे ऊब हो रही थी। सच तो यह है कि सुमित्रा के जाने के बाद से ही जैसे मैं भी ख़त्म हो गया था। बस ये शरीर ही जिंदा है, नहीं तो मेरी सारी खुशियाँ, जीने की चाहत, त्योहारों की रौनक, खाने का स्वाद, मेरी हंसी, सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। बस सुमित्रा की यादें ही हैं जिनके सहारे मैं अपना एक एक दिन गुजार रहा हूँ। कमरे में आकर मैं हाथ मुंह धोकर बैठ गया। मुझे भूख लग रही थी, पर खाने के लिए कौन पूछता, भला मेरी किसको परवाह थी। और ना जाने क्यों अब मुझे भी अपने लिए किसी से कुछ कहना अच्छा नहीं लगता था। सो मैंने अलमारी में रखे बिस्किट निकाले खाने के लिए। तभी मेरी नज़र वहाँ रखी हमारी शादी के एल्बम पर पड़ी। अलमारी से हमारी शादी के एल्बम निकाल कर मैं अपनी और सुमित्रा की तस्वीर देखने लगा, और एक बार फिर उन तस्वीरों के साथ पुरानी यादों में खो गया। अरे सुनती हो, बाबूजी ने अम्मा को आवाज़ देते हुए कहा, अपने आलोक के लिए मैंने लड़की पसंद की है, एक बार चल कर देख लो तो बात पक्की कर दें। और वैसे भी अब आलोक की नौकरी लग गई है,
अनजाने शहर में अकेला रहता है। शादी हो जाएगी तो वो अपनी गृहस्थी भी बसा लेगा और हमें भी जो उसकी चिंता लगी रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अम्मा ने भी बड़ी खुशी से बाबूजी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि कम से कम आपको मेरी बात तो समझ में आई। मैं तो कब से आपको यही कह रही हूँ। वैसे लड़की कहाँ देख आए हैं? अरे जो अपने शुक्ला जी है ना, उन्हीं की बेटी है। बड़ी ही सुंदर और सलीके वाली लड़की है। मैंने तो शुक्ला जी से बात भी तय कर दी है। एक बार तुम और आलोक भी जाकर देख लो तो तारीख भी पक्की कर दें। वैसे लड़की बहुत ही अच्छी है। अम्मा ने आकर मुझसे कहा कि अरे आलोक बेटा, तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा रिश्ता तय कर आए हैं। कल चल कर तुम भी लड़की को देख लो। और हाँ, इस बार कोई ना नुक्कर नहीं करना, क्योंकि अब मुझसे बार बार तुम्हारे पास आकर तुम्हारे काम नहीं हो पाते हैं। शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, वरना मैं तो बस कभी यहाँ तो कभी तुम्हारे पास दौड़ती फिरती हूँ। आखिर अब मेरी भी उम्र हो चुकी है और अब मुझसे इतना काम नहीं होता है। तुम्हारा घर बस जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ। मैंने अम्मा से कहा कि आप लोगों का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, पर मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा। पर बेटा, शादी तुझे करनी है ना, तो पसंद भी तेरी ही होनी चाहिए। हमारा क्या, हमें तो सभी लड़कियां अच्छी लगती हैं। भला किसी की बेटी भी खराब होती है क्या? हाँ तो ठीक है ना अम्मा, आप देख आओ। आपकी पसंद मेरी पसंद। सुमित्रा जो मेरी पत्नी बनकर मेरे जीवन में आई, वो वाकई बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही सुलझी हुई और हंसमुख स्वभाव की। कभी कोई शिकायत नहीं, हर किसी का पूरा ध्यान रखती थी। वो अम्मा बाबूजी की तो मानो लाडली ही बन गई थी। और मेरी ज़िंदगी कुछ समय बाद वो मेरे साथ रहने के लिए शहर आ गई। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई दुनिया बसाने लगे। वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब मैं और सुमित्रा जुड़वा बच्चों के मम्मी पापा बन गए थे। सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अम्मा बाबूजी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। मैं और सुमित्रा भी इस नई जिम्मेदारी से बहुत खुश थे। अब मैं अपने बच्चों की हर खुशी को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करने लगा और सुमित्रा का भी पूरा ध्यान सिर्फ बच्चों पर ही रहता। एक साथ दो बच्चों की देखभाल करने में सुमित्रा पूरी तरह से थक जाती और ऊपर से वो मेरे भी सारे काम वही करती। कई बार मैं उसको कहता भी कि इतना काम मत किया करो, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। सबका ख्याल रखना तो जैसे उसका शौक़ है। हर वक्त सबकी चिंता, बस एक अपना ही ध्यान नहीं रखती थी। मेरे सुबह उठने से लेकर ऑफिस जाने तक और ऑफिस से आने के बाद मेरे सोने तक का सारा काम वही करती। मुझे कब क्या चाहिए होता है उसे सब कुछ पता रहता, पर एक मैं था जो चाहकर भी उसका ध्यान नहीं रख पाता था और मुझे इसके लिए दुख भी होता, पर क्या करता। जिम्मेदारी अपने साथ व्यवस्था भी तो लाती है ना। शहर का खर्च, दो बच्चों की ज़रूरतें, माँ पिताजी की देखभाल, ये सब मुझे ही तो करना था। पर इन सब के बीच कहीं ना कहीं सुमित्रा की खुशियाँ ही मैं पूरी नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी मुझसे। अपनी हर जिम्मेदारी को हंसते हुए निभाया। शायद मैंने उसे से सीखा था। वक्त गुजरता गया और बच्चे भी बड़े हो रहे थे। सुमित्रा ने एक दिन मुझसे कहा कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम एक अपना खुद का घर खरीद लें। और फिर अम्मा बाबूजी को भी अब इस उम्र में अकेले गांव में छोड़ने का मन नहीं होता है। ना जाने उन्हें कब हमारी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए अगर थोड़ा बड़ा घर हो जाता तो सभी साथ में रहते। आज शादी के बाद पहली बार सुमित्रा ने मुझसे कुछ मांगा था। मैंने हंसते हुए कहा कि चलो, कम से कम आज पहली बार तुमने मुझ पर कोई अधिकार तो जताया और मुझसे कोई फरमाइश की। हाँ, ये और बात है कि इसमें भी सभी की परवाह है, पर कहाँ तुमने है तो मैं इसे बहुत जल्दी ही पूरा करूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। और बहुत ही जल्दी हमारा एक खूबसूरत सा घर भी हो गया, जिसे सुमित्रा ने बहुत प्यार से सजाया संवारा था। और फिर अम्मा बाबूजी की छाया भी हमें इस घर में मिलने लगी, क्योंकि अब हमने उन्हें भी यहीं रहने के लिए विवश कर दिया था। हालांकि पिताजी को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें गांव से ज़्यादा लगाव था, पर वे अपनी लाडली बहू सुमित्रा को भी दुखी नहीं कर सकते थे। सो अब हम सभी साथ ही रहने लगे। अब सुमित्रा भी बहुत खुश रहने लगी थी। हालांकि अब उसे अम्मा बाबूजी का भी ध्यान रखना होता, पर वो हमेशा की तरह खुश रहकर सबकी देखभाल में लगी रहती, वो भी बिना शिकायत। जब भी मैं उसको कहता कि
थोड़े काम सब में बांट लिया करो जिससे तुम्हें भी आराम मिले। तो बस एक ही जवाब, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आराम करूँगी। समय बीतने के साथ बच्चे भी बड़े हो गए। इस बीच अम्मा बाबूजी का साया भी हमारे सिर से हट गया था। हमारे दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे और वे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी भी पा गए। साथ ही दोनों ने ही अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। बहुएं भी पढ़ी लिखी थी। शुरू शुरू में उन्हें नए घर में सामंजस्य बिठाने में समय लगा, पर फिर धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो गया। या फिर सुमित्रा ने ही समझौता कर लिया, क्योंकि मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहता, सो मुझे घर में हो रही किसी भी बात का पता नहीं था। पर जब कभी मैं सुमित्रा को रात में थकान से टूटते हुए देखता तो उससे कहता कि क्या अब भी आराम नहीं करती हो? अब तो तुम्हारी 2 बहुएं भी आ गई हैं, अब तो आराम किया करो। तो वो हंसते हुए कहती कि आराम ही तो करती हूँ, वो तो बस अब शायद उम्र होने की वजह से थकान हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो आज भी सुबह उठकर मेरे हर काम खुद ही करती। उस वक्त मैं ये समझ नहीं पाता कि वो मुझसे सच छिपाती है या सच में उसे मेरा काम करना अच्छा लगता है। कहती तो वो मुझसे यही थी। आज मैं नौकरी से रिटायर होने वाला था और मैं बहुत खुश था, क्योंकि अब मैं अपनी सुमित्रा के साथ हर वक्त रह सकूँगा। मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने सुमित्रा से कहा कि सुमित्रा, अब मैं नौकरी से निवृत्त हो गया हूँ और अब तुम रसोई से निवृत्त हो जाओ, और अब हम दोनों जो जिंदगी के इतने साल परिवार की देखभाल में बिताए हैं, अब वो बच्चों को निभाने देते हैं। क्योंकि मुझे हमेशा से इस बात का पछतावा होता है कि मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सो अब तुम सिर्फ आराम करेंगे और घूमेंगे। घर की जिम्मेदारी अब बहुएं देख लेंगी। सुमित्रा हंसने लगी। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है? ये सब जो है वो मेरा ही तो है ना। जब आप बिना मांगे ही मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं तो मैं आपसे क्या मांगती। आज मैं सच में बहुत खुश था कि अब मैं हर वक्त अपनी सुमित्रा के साथ रहूँगा और अब मैं खुद उसका ध्यान रखूँगा। हम दोनों अब दादा दादी भी बन गए थे। अब सुमित्रा और भी व्यस्त रहने लगी। कभी अपने पोते पोतियों की मालिश, तो कभी उन्हें नहलाना, उनके कपड़े धोना और साथ ही मेरे चाय नाश्ते की भी जिम्मेदारी वही निभाती। पहले तो मुझे ये सब उसके स्वभाव का हिस्सा लगता था, पर जब एक दिन सुमित्रा की तबीयत खराब हो गई, उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था, पर मेरे सिवा किसी को इस बात का पता नहीं होता कि सुमित्रा बीमार है। तब मैंने महसूस किया कि सुमित्रा मुझसे परिवार से संबंधित बहुत सी बातें छिपाती थी, क्योंकि रात से बुखार होने की वजह से वो सुबह 8 उठ नहीं पाई और दिन के 8 बजने तक ना ही किसी ने चाय का पूछा और ना ही नाश्ते के लिए। इसलिए मैं खुद ही उठकर रसोई में गया तो देखा कि बहुएं अपने कमरे में हैं और बेटे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपनी बड़ी बहू को आवाज़ दी तो वो कमरे से बाहर आई। मैंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ नाश्ता बना दो उनके लिए। दवा भी देनी है तो खाली पेट नहीं दे सकते हैं ना। वो बोली कि पिताजी ये ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ी देर में नाश्ता बनाती हूँ। और बेटा, आज चाय क्यों नहीं बनी? तो वो रसोई में जाते हुए बोली, अभी बना देती हूँ। वो बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है ना, इसलिए तो नहीं बना पाई। और वैसे भी रोज़ आपकी चाय मम्मी जी बनाती हैं ना, तो ध्यान नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, पर हमारे लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना दो। ये कहकर मैं वापस कमरे में सुमित्रा के पास आ गया। सुमित्रा जाग गई थी। वो उठते हुए बोली कि अरे आप जाग गए हैं, आज मुझे उठने में देर हो गई। आपने नाश्ता किया या नहीं? मैंने उसे लिटाते हुए कहा कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये हर वक्त दूसरों की चिंता करना बंद करो और सिर्फ अपना ध्यान रखा करो। आखिर कब तक यूं ही सबकी जिम्मेदारी उठाती रहोगी? प्लीज़ सुमित्रा, मेरी खातर अब तुम सिर्फ अपना ध्यान रखोगी। अरे आप भी ना कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैं अब ठीक हूँ। कोई बात नहीं, ठीक हो तब भी आराम करो। मैंने बड़ी बहू से चाय नाश्ते के लिए कह दिया है, बस तुम फ्रेश होकर आओ और नाश्ता करके दवा खा लो, फिर एकदम अच्छी हो जाओगी। वैसे तो आज का प्लान था कि हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, पर अब तुम पहले अच्छी हो जाओ फिर चलेंगे। सुमित्रा, ना जाने क्यों मुझे लगता है कि इतने सालों से साथ रहने के बाद भी हम लोग कभी अपने मन की ज़िंदगी नहीं जी पाए। बस शादी के 2 साल ही हम तुम अपने लिए जिए, उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी बच्चों, माँ पिता, घर की ज़रूरतें पूरी करने में निकल गई। पर अब मैं चाहता हूँ कि हम तुम एक बार
फिर सिर्फ अपने लिए जिएं और अब तो मेरे पास समय ही समय है, मैं हंसते हुए बोला। मेरी बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुरा दी और उठकर फ्रेश होने चली गई। बुखार की वजह से कमज़ोर लग रही थी। वो थोड़ी ही देर में बहू नाश्ता लेकर आई और रख कर चली गई। उसने ना तो सुमित्रा की ओर देखा और ना ही उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उसका ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उस वक्त मैंने कुछ कहा नहीं और सुमित्रा के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। फिर उसको दवा देकर आराम करने के लिए कहा, पर मन ही मन में यही सोच रहा था कि बहू ने आखिर सुमित्रा से उसकी तबीयत का क्यों नहीं पूछा। अगली सुबह जब सुमित्रा जल्दी उठकर रसोई में मेरे लिए चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने उसे रोकते हुए कहा कि सुमित्रा, आज तुम चाय नहीं बनाओगी, तुम आराम करो, आज चाय मैं बनाऊंगा। अरे आपको चाय बनाना आता है, जो बनाएंगे। मैं अब ठीक हूँ, बस 2 मिनट में आती हूँ चाय बनाकर। पर आज मेरी भी जिद थी कि चाय तो मैं ही बनाऊंगा, इसलिए मैंने जिद करके उसे रसोई में जाने से रोक दिया। लेकिन सुमित्रा भी काम के मामले में कम जिद्दी नहीं थी, इसलिए बोली कि ठीक है, चाय आप ही बनाइएगा, पर मैं आपके साथ रसोई में चलती हूँ। आपको क्या पता कि चीनी चाय पत्ती कहाँ रखी होगी। आज तक कभी रसोई में गए भी तो नहीं हैं। हाँ, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर इसमें गलती भी तुम्हारी ही है। घर की सारी जिम्मेदारी तो तुम ही उठाती हो। इतने सालों में मुझे कभी अपनी कोई मदद करने ही नहीं दी, पर आज इसे ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ हर काम में तुम्हारी मदद करूँगा। जब मैं सुमित्रा के साथ रसोई में गया तो देखा कि रसोई बहुत ही बिखरी हुई थी। सारे जूठे बर्तन सिंक में पड़े हुए थे। चाय तक का बर्तन भी जूठा रखा था। सुमित्रा ने चाय का बर्तन धोने के लिए निकाला तो मैं उससे बर्तन लेते हुए बोला कि तुम हटो, मैं इसे साफ करके चाय बनाता हूँ। बस तुम मुझे चाय का सामान कहाँ रखा है ये बता दो। और ये कहते हुए मैंने बर्तन धोकर चाय का पानी गैस पर रख दिया। आज सुमित्रा से शादी के बाद पहली बार मैं रसोई में कोई काम कर रहा था। हालांकि मैंने सिर्फ पानी ही गैस पर चढ़ाया था, बाकी सब सुमित्रा ने ही किया। फिर हम अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गए। मैंने सुमित्रा से पूछा कि सुमित्रा, एक बात सच सच बताना, क्या तुम सच में अपनी खुशी से काम करती हो या बहुएं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हैं? क्या हर रोज़ रसोई ऐसे ही फैली रहती है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो काम करना अच्छा लगता है। खाली बैठकर क्या करूँगी सारा दिन? काम करती हूँ तो मन लगा रहता है। क्यों, मेरे साथ मन नहीं लगता है क्या? मैंने हंसते हुए कहा। आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं। अपनी उम्र का तो लिहाज करिए। सुमित्रा, मैं सच में कह रहा हूँ। मैंने हमेशा यही सोचा था कि परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही वक्त बिताऊंगा, क्योंकि मुझे यह बात हमेशा बुरी लगती थी कि मैं तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं रहता है। आज भी तुम पहले की तरह घर के कामों में लगी रहती हो। कम से कम अब तो तुम आराम किया करो। 2 बहुएं हैं, वो घर का काम देख सकती हैं। फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना काम करने की? हाँ, जितना काम कर सकती हो उतना कर लिया करो, पर काम करके बीमार हो जाओ, ये तो सही नहीं लगता है मुझे। या फिर कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे बताना नहीं चाहती हो? अरे आप भी ना फालतू का इतना परेशान हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो अच्छा है। आपसे क्या छिपाऊंगी भला मैं? पर ना जाने क्यों मुझे सुमित्रा की आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही थी। इसलिए मन ही मन मैंने यह निर्णय लिया कि अब से मैं खुद ही हर वक्त सुमित्रा का ध्यान रखूंगा। उस दिन के बाद जब मैं सुमित्रा के साथ हर समय रहने लगा, तब जाकर मुझे पता चला कि हमारी बहुएं मुझे और सुमित्रा के लिए कोई सम्मान का भाव नहीं रखती थी और मुझसे जुड़े हर काम को सुमित्रा ही करती थी, क्योंकि वे दोनों अपने पति और बच्चों के काम को ही करती थी। जब उनका काम खत्म हो जाता तब कहीं जाकर बड़े बेमन से वो हमारे लिए खाना या नाश्ता बनाती थी। वो भी अक्सर उन दोनों बहुओं के बीच भी काम को लेकर बहस हो जाती और उस दिन ना ही हमारे लिए कोई नाश्ता बनाती और ना ही खाना। मुझे इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि क्या मेरे दोनों बेटों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी पत्नियों का स्वभाव क्या है, या वे जानकर भी अनजान रहते हैं। और उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात की थी कि सुमित्रा ने कभी भी मुझे पारिवारिक कलह के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। अब मेरी समझ में सब कुछ साफ साफ आ रहा था कि क्यों सुमित्रा सारा दिन खुद को काम में उलझाए रहती है। शायद वो खुद ही काम करके सभी बहस से दूर रहना चाहती थी और इन सारी परेशानियों से मुझे दूर रखना चाहती थी। लेकिन वो खुद कितना तनाव में रहती होगी, क्योंकि वो तो खुद की इतनी सीधी और सरल स्वभाव की है।
इतने सालों में बिना किसी शिकायत के उसने हर काम को पूरा किया। ना तो अम्मा बाबूजी की सेवा में कोई कमी रखी, ना बच्चों की परवरिश में, और ना ही मेरे प्रति किसी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर। और आज जब उसके आराम का समय आया तो घर में यह कलह हो रहा था। मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, पर मैंने उससे कुछ भी नहीं पूछा। मैं खुद ही उसके कामों में उसकी मदद करने लगा। वो बहुत मना करती, पर मैंने साफ कह दिया कि अब मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मिलकर अपना काम करेंगे। आज फिर सुमित्रा को तेज़ बुखार था। मैं उसको दिखाने डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम दीजिए और समय से दवा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम वापस घर आ गए। मैंने सुमित्रा से एकदम साफ साफ कह दिया कि अब आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। वो हंस कर बोली, आराम ही तो करती हूँ, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। हाँ, हो जाता हूँ परेशान, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ सुमित्रा, मेरे लिए अब तुम अपना ध्यान रखो और सिर्फ आराम किया करो। हमारे दो दो बच्चे हैं, बहुएँ हैं, वो देख लेंगे काम। फिर मैं भी तो हूँ ना, सब हो जाएगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं करोगी, समझी? जी समझ गई, नहीं करूँगी कोई काम। अब तो खुश हो जाइए। मैं उसका बाल सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में वो सो गई। मैं उसके चेहरे को देखने लगा। आज भी कितनी प्यारी लग रही थी सुमित्रा, पर जिम्मेदारियों के बोझ तले उसको वो हंसमुख चेहरा जैसे मुरझा सा गया था। उसको इस तरह शांति से सोते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। दोपहर होने को आई थी, पर सुमित्रा अभी भी सो रही थी। शायद दवा की वजह से मुझे भूख लग रही थी। मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर आया और बहू उसको आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद बहू बाहर आई अपने कमरे से और पूछा कि जी पिताजी, क्या हुआ? मैंने कहा कि बेटा, दोपहर के खाने में क्या है? भूख लग रही है, खाना लगा दो। और हाँ, हम अपनी मम्मी के लिए खिचड़ी बना देना। अभी वो सो रही है, खिचड़ी बन जाएगी तो मैं उसे जगा दूंगा। तब तक मेरा खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। ये कहकर रसोई में चली गई और थोड़ी देर में खाना लेकर आई और रख कर तुरंत चली गई। खाना बिल्कुल ही ठंडा था, पर मैंने बिना कुछ बोले खा लिया, क्योंकि मुझे तो सुमित्रा की चिंता हो रही थी। इसलिए खाकर मैं तुरंत ही अपने कमरे में सुमित्रा के पास चला गया। वो अभी भी सो रही थी। मैंने सोचा कि उसे जगा दूं, पर फिर रुक गया, क्योंकि उसे दवा देनी थी और शायद अभी तक उसकी खिचड़ी भी नहीं बनी थी। इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। देर हो रही थी सुमित्रा को दवा देने में, पर बहू अभी तक खिचड़ी लेकर नहीं आई थी। मैं उठकर बाहर गया और बहू को आवाज़ दी, जी पापा जी, बेटा वो खिचड़ी बनी कि नहीं? तुम्हारी मम्मी को दवा देनी है कुछ खिलाने के बाद। वो पापा जी, बर्तन जूठे हैं ना, तो खिचड़ी नहीं बना पाई। नहीं बना पाई मतलब क्या? तुम एक बर्तन नहीं धो सकती हो? तुम्हें पता है ना कि सुमित्रा की तबीयत ठीक नहीं है और सुबह से उसने कुछ खाया नहीं है। उसको दवा खिलानी है। खाली पेट कैसे दवा दूँ उसे? मैंने गुस्से में कहा। पापा जी, आप मुझसे ऐसे बात मत करिए। मैं अकेले ही तो घर में नहीं हूँ ना। आप छोटी को कुछ क्यों नहीं कहते? उसे तो कोई कुछ नहीं कहता, बस सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मुझसे नहीं होता इतना काम। और यह कहकर वो वहाँ से चली गई। मैं बिल्कुल ही स्तब्ध खड़ा रह गया। ये क्या तरीका हुआ अपने से बड़ों से बात करने का? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मुझे सुमित्रा को दवा देनी थी। इसलिए मैं खुद को शांत करके रसोई में गया और फ्रिज से ब्रेड निकाल कर सेकने लगा और चाय बनाई। फिर मैंने सुमित्रा को उठाकर उसे खिलाया और पर अंदर ही अंदर मैं बहू के व्यवहार से बहुत दुखी था। सुमित्रा से कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था। पर शायद अब मैं सुमित्रा की परेशानी समझ पा रहा था कि वो क्यों खुद को कामों में लगाए रखती थी। वो बेवजह की क्लेश नहीं चाहती होगी, पर उसे ये बातें मुझसे तो साझा करनी चाहिए थी। खैर, अब मैं इन सब समस्याओं का समाधान निकाल कर ही रहूँगा। मैंने मन ही मन फैसला किया। आज सुमित्रा पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए वो फिर से घर के छोटे मोटे कामों को करने लगी। मैंने उसे काम करने से मना किया और अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि बेटा, अब तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए कहा है। इसलिए तुम लोगों का फ़र्ज़ है अपनी मम्मी की देखभाल करना। और ये बातें मैं तुम दोनों से ही कहूँगा, क्योंकि हमने तुम दोनों की परवरिश की है, ना कि तुम्हारी पत्नियों की। अब तुम लोग ये सब कैसे करोगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इससे मतलब है कि तुम्हारी मम्मी को कोई परेशानी ना हो, और ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोगों की ही है, क्योंकि बहुओं का व्यवहार तो मैं देख ही चुका हूँ कि वो हमारी कितनी परवाह करती हैं। जितने दिन तुम्हारी मम्मी बीमार थी, उतने दिन ना ही तो उन्हें मुझे ढंग से खाना दिया और ना ही तुम्हारी मम्मी को
और कुछ कहने पर बहस अलग से करने लगती हैं। इसलिए तुम लोग अब ये तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि सुमित्रा अब कोई काम नहीं करेगी। तुम लोग आपस में बात कर लो। जब ये सब बातें मैं अपने बच्चों से कह रहा था, उस वक्त सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद सुमित्रा कमरे में आई और बोली कि पता नहीं बच्चे आपस में बहस क्यों कर रहे हैं। मैं बोला, तुम्हें क्या मतलब होगी, उनकी आपस की बात है, सभी पति पत्नी में बहस होती है, तुम हर बात में परेशान ना हुआ करो। अब सब मेरे जितने खुश नसीब तो नहीं है ना, जिसे तुम्हारी जैसी अच्छी पत्नी मिले, जिसे कभी किसी भी बात से कोई शिकायत ही नहीं रहती है। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। अभी मैं सुमित्रा से बात कर ही रहा था कि अचानक बड़ी बहू कमरे में आई और बहुत ही गुस्से से मेरी ओर देख कर बोली, पापा जी, क्या ध्यान नहीं देती हूँ मैं आप लोगों का, जो आप शिकायतें लगाने लगे मेरी। बहू, कायदे से बात करो अपने पापा जी से। तमीज़ नहीं है तुम्हें जो इस तरह से बोल रही हो। ये क्या शिकायत करेंगे तुम्हारी किसी से, वो आप इन्हीं से पूछिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। सुमित्रा बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देख कर पूछी कि बहू क्या कह रही थी। मुझे क्या पता, मैंने भी लापरवाही से कहा। और तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फालतू की बातों से। यहाँ आकर बैठो मेरे पास, मैंने उसे बिठाते हुए कहा। देखो सुमित्रा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए तुम्हें कुछ जिम्मेदारी उन्हें भी देनी चाहिए। खुद को काम में लगाए रहने से कुछ नहीं होगा। आखिर अब तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। इस बात का एहसास उनको होने दो कि अब तुम पहले जैसे काम नहीं कर सकती हो, वैसे भी छोटे मोटे काम तो तुम करती ही हो ना। आखिर अब हमें भी तो कुछ सुकून चाहिए ना। पर उस दिन के बाद से हमारे घर में रोज़ ही काम को लेकर किचकिच होने लगी। अब सुमित्रा तनाव में भी रहने लगी। मैं हर वक्त उसके साथ उसके कामों में हाथ बटाता, उसका पूरा ध्यान रखता, पर बहुओं को फिर भी कोई ना कोई समस्या हो ही जाती। मैं तो उनके स्वभाव को कभी समझ ही नहीं पाता। वो अपने सारे काम तो करती थी, पर पता नहीं क्यों सिर्फ हम दोनों के खाने को लेकर ही उन्हें परेशानी होती थी। एक दिन खाने को लेकर बातें बहुत बढ़ गई। हम दोनों ने कुछ खाया नहीं था और जब मैंने बहू को खाने के लिए कहा तो वो बोली कि पापा जी, मैं तो आप लोगों का ध्यान नहीं रखती हूँ ना, तो आप मुझसे खाना क्यों मांग रहे हैं। जो आपका ध्यान रखता है उसी से कहिए खाने के लिए। उसकी यह बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने उसी वक्त अपने बेटे को ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ दी। दोनों उसी वक्त मेरे पास आए। मेरी आवाज़ सुनकर सुमित्रा भी वहाँ आ गई। मैंने गुस्से में कहा कि अब तुम दोनों अपने परिवार के साथ कहीं और रहने की व्यवस्था कर लो। अब यहाँ तुम में से किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रहकर हमारे ऊपर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। तभी छोटी बहू आकर बोली कि ऐसे कैसे घर छोड़ दे हैं, इसमें हमारा भी अधिकार है। सुमित्रा कभी मुझे चुप कराती तो कभी बहुओं को। मैंने सुमित्रा को आगे से हटाते हुए अपने बेटे से कहा कि खुद की कमाई से जहाँ घर बनाना वहाँ हिस्सा लेना। यह घर सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का है, किसी और का अधिकार नहीं है इस पर। अगर सम्मान नहीं दे सकती हो अपने बुजुर्ग सास ससुर को, तो किसी को भी यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। सब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे बच्चों की देखभाल मेरी पत्नी करती है, घर के सभी छोटे मोटे कामों में दिन भर लगी रहती है। क्या सम्मान से हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता है। हर रोज़ खाने को लेकर किचकिच होती है। घर में क्या बाकी लोगों के लिए भी खाना नहीं बनता है, और अगर बनता है तो हम दोनों के लिए भी बाकी सब की तरह क्यों नहीं बनता है। अब यह सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसलिए ये मेरा फैसला है कि अब हमें मेरे घर में किसी की ज़रूरत नहीं है। सब निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनकर दोनों बहुएं भी बहस करने लगी मुझसे। तभी सुमित्रा ने ज़ोर से चिल्लाकर बहू से कहा कि बहू, तमीज़ से बात करो, इनसे तुम्हारे ससुर हैं, अपनी मर्यादा में रहो। यह कहते हुए ना जाने क्यों उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और तभी अचानक वो ज़मीन पर गिर पड़ी। सुमित्रा को इस तरह देखकर मैं सकते में आ गया। तुरंत ही उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हार्ट अटैक पड़ा है, स्थिति बहुत नाजुक है। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, मेरी दुनिया में अंधेरा ना होने दे, सुमित्रा को ठीक कर दें। मैं अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि आपकी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, पर उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए बस आप थोड़ी देर के लिए ही उनसे बात कर सकते हैं। मैं तुरंत ही सुमित्रा के पास गया। उसकी हालत देखकर मैं रोने लगा और उसके सिरहाने जाकर बैठ गया।
मुझे देखकर वो बहुत धीमी आवाज़ में बोली कि आप अपना ध्यान रखना जी, गुस्सा मत करिएगा। वो हमारे बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पर माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं। आप भी जाने दीजिए जी। और फिर अचानक ही वो खामोश हो गई। मैं घबरा गया। तभी डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने कहा कि सुमित्रा अब नहीं रही। वो मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। ना ही भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और ना ही सुमित्रा ने मेरी परवाह की और मुझे इस दुनिया में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं थी, ना जीने की चाहत, ना मान सम्मान की परवाह, ना कोई शिकायत, ना ही किसी से लगाव। बस अपनी लिखी हुई ज़िंदगी काट रहा था। मेरा गुस्सा, परवाह, लगाव, खुशी, दुख सब तो सिर्फ सुमित्रा के लिए ही तो था। जब वही नहीं तो मेरा क्या अस्तित्व था जिसके लिए मैं किसी से बहस करूं। पुरानी बातों को याद करते हुए ना जाने मेरी आँखों से कितने आंसू बह रहे थे, पर आज ना जाने क्यों मेरे अंदर एक आक्रोश, एक घृणा पैदा हो रही थी, जिसके आवेश में मैंने एक अंतिम फैसला किया कि अब इस घर में अभी और आज से ही मैं अकेला अपनी सुमित्रा की यादों के साथ रहूंगा और किसी भी रिश्ते को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं। और मेरे बाद मेरे इस घर को एक वृद्धाश्रम बना दिया जाए। और यह फैसला सुनाने के लिए मैं ना जाने क्यों एकदम गुस्से में आ गया और अपने बेटों को ज़ोर से आवाज़ लगाई, आज के आज ही तुम लोग इस मकान को छोड़कर चले जाओ। अब से मैं इस मकान को वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बुजुर्गों को रहने का सहारा मिलेगा। वह हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर गुजार सकेंगे और मैं भी उनके साथ जीऊँगा। मेरी बात सुनकर सभी सन्न रह गए थे, लेकिन अब उनके पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3 दिनों के बाद वह लोग घर छोड़कर चले गए और मैंने अपने घर को वृद्धाश्रम बना दिया। मैंने इस वृद्धाश्रम का नाम सुमित्रा वृद्धाश्रम रख दिया। आज यहाँ पर कुल मिलाकर 8 लोग रहते हैं। हम आपस में अपने सुख दुख बांटते हैं और मिलजुल कर सारे काम करते हैं। आज हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब खुद ही एक दूसरे का सहारा हैं।